भाग 4। सुबह सब नॉर्मली अपने अपने काम में लगे हुए थे, पर ध्यान सबका गेट पर टंगा था। आज बिट्टू भी देर से जाना है बोलकर आराम से अपने काम निपटा रहा था। आखिर सोनम के बारे में ही तो जानना चाहते थे डॉक्टर साहब। 11 बजे के लगभग सोनम के पापा और मामा जी बारी बारी से 2 सूटकेस, एक फोल्डिंग बेड और थोड़ा सा बाकी जरूरी सामान साथ में लेकर आते दिखे। इन सब के पीछे सोनम एक पिट्ठू बैग और लैपटॉप बैग लेकर सबसे पीछे से धीरे धीरे नीचे की ओर देखते हुए आ रही थी। कुछ घबराई सी, कुछ शर्माई सी। सोनम इस तरह से किसी के घर पर रहना नहीं चाहती थी, पर इस समय उसके पास और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। सोनम को देखते ही राधिका जी ने कहा, कितनी प्यारी बच्ची है ना माँ? और दादी ने अपनी गर्दन हिलाकर उनकी बात का पूरा समर्थन किया। नंद किशोर जी ने राधिका जी से नाश्ते के इंतजाम के लिए कहा ही था कि राधिका जी चाय नाश्ता लेकर आती दिखाई दी। मामा के तो सूखे कंठ में जान आ गई। नाश्ता देखकर नहीं, नंद किशोर जी को देखकर, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि बिट्टू उनके सामने उन्हें कुछ भी नहीं कह सकता। सोनम के पापा ने कहा, इस सब की क्या जरूरत थी, हम लोग नाश्ता करके ही आ रहे हैं। तब मामा जी तुरंत बोले, अजी कोई बात नहीं जीजा जी, नाश्ता न सही चाय तो पी ही सकते हैं ना हम लोग। सोनम ने सबको नमस्ते किया और अपने पापा की तरफ जाकर खड़ी हो गई। तो राधिका जी ने बड़े प्यार से उसे अपने पास बुलाया और कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अपने घर की तरह रहना। सोनम ने चुपचाप अपना सिर हिला दिया। बिट्टू अपनी खिड़की से सब देख रहा था, बस उसे तो सोनम का चेहरा नहीं दिख रहा था। वो उसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी ना। वो गुस्से से भरा हुआ बाथरूम में घुसा और नहाने लगा। इधर मामा जी ने पूछ ही लिया, भाभी जी बच्चे दिखाई नहीं दे रहे? तो राधिका जी ने कहा, कृपा कॉलेज टूर पर गई है और बिट्टू अंदर ही है, रुकिए अभी बुला कर लाती हूँ। मामा जी तुरंत बोल पड़े, अरे रहने दीजिए भाभी जी, रहने दीजिए, कुछ काम कर रहे होंगे, है ना, मेरा मतलब फालतू में डिस्टर्ब होगा। अंदर से हालत खराब हो गई थी। ये कैसे बताते बेचारे मामा जी? पर दादी समझ गई और एक हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। सोनम के पापा सोनम से कुछ बातें करके फिर नंद किशोर जी की तरफ मुड़कर बोले, अच्छा भाई साहब, अब हम चलते हैं, कुछ और भी काम निपटाने हैं और शाम की गाड़ी से घर भी निकलना है। कहते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। नंद किशोर जी ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, भाई साहब, आज से आपकी बिटिया हमारी जिम्मेदारी है, बिल्कुल कृपा की तरह। आप निश्चिंत रहिए और निश्चिंत होकर घर जाइए। उधर सोनम अपनी नम आंखों को बार बार साफ कर रही थी ताकि कोई उसे रोता हुआ ना देख ले। और सबके जाने के बाद वो भी अपने रूम की तरफ बढ़ गई। आज उसने छुट्टी ली थी तो सोचा ज्यादा तो है नहीं, क्यों ना हम अपना कमरा ही जमा लें। उधर अपने रूम में बिट्टू जी लगातार बड़बड़ करे जा रहे थे, जिसे चाहो उसे पीजी बना लो, फिर उसे सर पर चढ़ा लो, और भी न जाने क्या क्या। आज मुझे कोई नाश्ता देने वाला है या मैं ऐसे ही जाऊं? माँ ने कहा था इतनी देर से, सोचा था कि तुझे उन लोगों से मिलवा दूं, पर तुझे तो पता नहीं क्या हो जाता है जब भी अनिल भाई साहब आते हैं। माँ प्लीज, मुझे नाश्ता चाहिए, लेक्चर नहीं, बिट्टू ने मुंह बनाकर बोला। हाँ ला रही हूँ। कहते हुए राधिका जी अंदर किचन में चली गई और सोनम ऊपर से आधा भरा हुआ पानी का जग लेकर आई, राधिका जी को बुलाते हुए, आंटी जी। और उफ, उसका पैर फंस गया कालीन में और उफ, पानी से भरा जग बिट्टू जी के ऊपर छलक गया। हाँ जी, सिर्फ छलक गया। और सॉरी, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी कहते हुए सोनम ने नजर उठाकर ऊपर की तरफ देखा तो ऐसा लगा जैसे आज नाश्ते में बिट्टू से खा ही जाएगा, वो भी बिना नमक लगाए। सोनम डर के मारे सीधे अपने रूम में भाग गई और इतनी आवाज सुनकर जब माँ बाहर आई तो बिट्टू से पूछा, ये तेरे कपड़े गीले कैसे हो गए? कितनी बार कहा है कि तौलिया से सही से शरीर पोंछ लिया करो, पर इतना बड़ा हो गया है, सुनता ही नहीं मेरी बात। माँ एक सांस में बोल गई। बिट्टू के चुप रहने पर फिर बोली, अब बोलता क्यों नहीं है? अरे आप बोलने दोगे तब ना, और कपड़े गीले मैंने नहीं किए। दादी ने पूछा, फिर किसने? वो है ना आपकी पीजी, अरे सारा पानी मेरे ऊपर डाल दिया और भाग गई। जब माँ और दादी ने ये सुना तो मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा, फिर बिट्टू को बोला, कोई बात नहीं, दूसरी पहन लो और नाश्ता कर लो। ये सही है। बिट्टू का बड़बड़ाना फिर शुरू हो गया। आज के लिए मैंने खास ये कमीज निकाली थी और अब मैं दूसरी पहनूं? क्यों? क्योंकि मैडम जी ने उस कमीज को पहनने लायक छोड़ा ही नहीं। सोनम भागते हुए अपने रूम में आ गई और अभी अभी जो कुछ नीचे हुआ उसके बारे में सोचने लगी और एकदम से उसके मुंह से निकला कि
बड़ा अजीब अकड़ू इंसान है। जरा सी बात पर इतना गुस्सा दिखा रहा था जैसे वो टी शर्ट उनकी लास्ट टी शर्ट थी। अच्छा हुआ कि हम वहाँ से आ गए, नहीं तो आज नाश्ते में वो अकड़ू हमको ही खा जाता। उधर बिट्टू ने आधा अधूरा नाश्ता किया और गुस्से में बुलेट की चाबी लेकर जैसे ही लॉन से होता हुआ गैराज की तरफ गया, एक नजर ऊपर वाले रूम की तरफ देखा और फिर एक जोरदार किक मारकर वहां से चला गया। माँ ने सोनम को आवाज दी, नीचे आ जाओ बेटा, वो चला गया। थोड़ी देर बाद सोनम नीचे आई और दादी के पास जाकर खड़ी हो गई। माँ ने इशारे से बैठने के लिए कहा और उसको और दादी को वो नाश्ता देने लगी। दादी ने मुंह बनाते हुए कहा, ये क्या, आज भी दलिया? आज तो कम से कम चीज सैंडविच दे देती बहू। माँ ने दादी से पूछा, क्यों, आज कुछ खास है क्या माँ? तो दादी ने कहा, आज से सोनम हमारे साथ रहने आई है तो आज कुछ अलग, कुछ अच्छा खाने को मिल जाता। बिल्कुल नहीं माँ, आप अपनी तबीयत खराब कर लोगे और इनका और बिट्टू का गुस्सा मुझे झेलना पड़ेगा। दादी ने चुपचाप दलिया खाना शुरू कर दिया। सोनम सैंडविच के टुकड़े कर रही थी तो माँ ने पूछा, क्या हुआ सोनम, नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो? क्या तुमको सैंडविच पसंद नहीं है? तो सोनम ने कहा, नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है। और चुपचाप नाश्ता करने लगी। तो माँ ने कहा, बिट्टू की बातों का बुरा मत मानना, उसे गुस्सा थोड़ा जल्दी और ज्यादा आता है, बाकी दिल का बुरा नहीं है वो। तो सोनम ने कहा, आंटी जी हम सिर्फ पानी लेने आए थे, पता नहीं कैसे पर हमारा पैर कालीन में उलझ गया और जग का थोड़ा सा पानी उनके ऊपर छलक गया। हमने उनसे माफी भी मांगी पर उनके गुस्से को देखकर हमें नहीं लगता था कि उन्होंने हमें माफ भी किया होगा। तब राधिका जी ने सोनम से कहा, इसमें इतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, उसे जितना जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी उतर भी जाता है। तुम आराम से नाश्ता करो और दोपहर में खाने में क्या खाओगी ये बता दो, उसी हिसाब से तुम्हारे लिए खाना तैयार करवा दूं। तो सोनम ने कहा कि वो खाना बनवाने में उनकी मदद करेगी। तो राधिका जी ने कहा, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, खाना बनाने वाली आती है तो उनको सिर्फ घर के लोगों के पसंद बतानी होती है और उसी हिसाब से खाना तैयार हो जाता है। राधिका जी की बातें सुनकर उसे थोड़ा अच्छा लगा तो वो दादी के पास जाकर बैठ गई और दादी से बातें करने लगी। बातों बातों में दादी ने उसे बताया कि जितना अकड़ू बिट्टू है उतनी ही स्वीट कृपा है, उसकी छोटी बहन। दोनों के नेचर को देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये दोनों भाई बहन हैं। बिट्टू के पापा एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और माँ एक कुशल गृहिणी, एक अच्छी बहू और एक एनजीओ में शौकिया पढ़ाने जाती हैं। उस घर के बारे में इतना कुछ जानकर वो मन ही मन ये सोचने लगी कि आम के इस हरे भरे बाग में ये रूखा सूखा कैक्टस कहाँ से उगाया। अब उसे जल्दी से कृपा के लौटने का इंतजार था। शायद वही थी जिसके साथ उसके दिन थोड़े से अच्छे गुजर सकते थे। उधर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर साहब बेवजह गुस्सा कभी अपने कलीग्स पर तो कभी अपने निरपराध मरीजों पर उतार रहे थे। जो जानते थे वो आपस में बात कर रहे थे कि आज फिर ये महाशय घर पर किसी से नाराज होकर आए हैं और वहां का गुस्सा यहाँ निकाल रहे हैं। मरीज के तीमारदार कह रहे डॉक्टर साहब को आज छुट्टी कर लेनी चाहिए थी, जिसे सांस में तकलीफ है उसे बजाय ईसीजी कराने के एक्सरे कराने की सलाह दे रहे हैं। डॉक्टर साहब को तो खुद नहीं पता कि वो इतना गुस्सा आखिर हो क्यों रहे हैं, सोनम के पानी उनके ऊपर डालने पर या फिर बिना उसकी बात सुने वहां से चले जाने पर इतना तय था कि गुस्सा सोनम के ऊपर ही था, तो गुस्सा ठंडा भी तो सोनम ही करेगी ना। इमरजेंसी वार्ड में आज कुछ स्पेशल भीड़ नहीं थी, वरना किसी दिन तो डॉक्टर साहब को ये तक पता नहीं चलता कि कब सुबह से शाम हो गई। अपनी फील्ड में बहुत माहिर था वो डॉक्टर, तभी तो अभी से ही अपने डिपार्टमेंट के हेड को असिस्ट करता था, जो कि उसकी जमात में शामिल सभी जूनियर डॉक्टरों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और उसका रुतबा भी किसी सीनियर डॉक्टर से कम नहीं था। पर इतनी कम उम्र में इतनी सफलता पा लेने के बाद भी उसमें एरोगेंसी बिल्कुल नहीं थी। सबसे हंसना बोलना, यहाँ तक कि पियोन से भी हमेशा आदर के साथ बात करता था, लेकिन गुस्सा आने पर सारे गुण पता नहीं कहाँ गायब हो जाते थे। सामने रह जाता तो बस एक गुस्सैल बिट्टू। लगातार चौथा कप चाय पीने के बाद जब उसका पियोन भी इस अंदाज में उसको देखा कि सर और लाऊं या मैं जाऊं, तब अमित ने कहा कि कितना टाइम हो गया है, कोई नया केस तो नहीं आया है। पियोन ने कहा डॉक्टर साहब 7 बज रहे हैं और कोई नया केस अभी तक तो नहीं आया है, वैसे भी आपकी शिफ्ट तो 2 घंटे पहले ही खत्म हो गई थी।
तब अमित को याद आया कि उसके सरदर्द की वजह क्या है और वो बेवजह ही चाय पर चाय पिए जा रहा था। उसने अटेंडेंस रजिस्टर पर अपने साइन किए और नाइट शिफ्ट वाले डॉक्टर कपिल को, जो उसका क्लासमेट और कलीग भी था, हाय और बाय दोनों एक साथ किए और घर की तरफ बुलेट मोड़ ली। उधर माँ की नजर बार बार पहले गेट पर फिर घड़ी की तरफ जा रही थी। जैसे जैसे घड़ी के कांटे आगे खिसक रहे थे, उनकी चिंता बढ़ रही थी। दादी, जो बहुत देर से उनको देख रही थी, बोली, इस तरह गेट को और घड़ी को घूरने से वो जल्दी नहीं आ जाएगा। क्यों परेशान हो रही हो राधिका? तुम जानती हो ना वो एक डॉक्टर है। आ गया होगा कोई केस, चलते समय फंस गया होगा, आ जाएगा। पर माँ, सुबह वो नाराजगी में नाश्ता भी पूरा नहीं कर गया और इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, गेट पर बुलेट की आवाज सुनाई पड़ी और वो भागकर गेट खोलने चली गई। इधर डॉक्टर साहब की बुलेट अंदर आई, उधर किचन में कुछ गिरने की आवाज आई। अंदर सोनम थी, जो बुलेट की आवाज सुनकर घबरा गई और उसके सलोने मुखड़े पर पसीने की बूंदें चुहचुहा रही थी। आज जितनी देर कहाँ लगा दी तूने? माँ ने प्यार से पूछा। वो माँ, बस ऐसे ही कुछ काम में उलझ गया था, इसलिए देर हो गई। इतना कहकर वो चेंज करने अंदर रूम में चला गया। पापा ने आवाज दी, आओ भाई, चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। तो बिट्टू ने कहा, नहीं पापा, चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं है, आज बहुत चाय पी ली है। छोरे ने कारण न बताया कि क्यों। बस पानी पीऊंगा, वो मैं ले लूंगा खुद से। और वो किचन की तरफ बढ़ गया, पर वहां उसने जैसे ही सोनम को देखा, उल्टे पैर लौट आया। माँ, वो पीजी अंदर क्या कर रही है? बेटा, सोनम नाम है उसका। क्या पीजी पीजी लगा रखा है? और वो शाम के डिनर के लिए मेरी मदद कर रही है, और क्या। बिट्टू अंदर गया और सोनम से बोला, वाह, थोड़ी सी देर में तुमने सबको अपनी तरफ मिला लिया, कमाल है। कहां से सीखी है इतनी अच्छी एक्टिंग? पर ध्यान रखना, मैं अपने घर वालों की तरह भोला और बेवकूफ नहीं हूं जो तुम्हारी लच्छेदार बातों में आ जाऊं, समझी? मुझसे तुम 2 फुट की दूरी पर ही रहना, नहीं तो आगे खुद समझदार हो। इतना कहकर, या यूं कहिए कि धमकाकर, हमारे बिट्टू जी पानी का ग्लास लेकर वहां से दंदनाते हुए अपने कमरे में चले गए और पीछे छोड़ गए सोनम की बड़ी बड़ी आंखों में मोटे मोटे आंसू। और वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, तुम भोले नहीं, तुम तो अकड़ू हो एक नंबर के। और फिर धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ चली गई। उफ, ये क्या किया डॉक्टर साहब ने? हमारी हीरोइन को रुला दिया। और अंदर से भी खुद भी परेशान थे क्यों? आज की कहानी बस यहीं तक। आगे की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करो इस चैनल को और आने वाले एपिसोड्स की जानकारी पाने के लिए प्रेस करो बेल आइकॉन। तो जल्दी से आगे की कहानी सुनो कुकू FM ऐप पर।